नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषिक प्रकार्य। देखिए, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषिक प्रकार्य। देखिए, भाषा की अगर बात करें तो जो मानव की व्यक्त वाणी है वही भाषा कहलाती है। अव्यक्त वाणी को हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि मानव जो सोचता है उसके मन में जो दिमाग में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उनको वो किसके माध्यम से व्यक्त करता है? भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। तो यही जो अभिव्यक्ति है ये भाषिक प्रकार्य के अंतर्गत ही आती है। यानी भाषा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को हम अर्जित करते हैं और इसे ही हम वाणी के माध्यम से या भाषा के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत है कि अर्जन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भाषिक प्रकार्य कहेंगे। तो आज हम इसी भाषिक प्रकार्य के पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, भाषिक प्रकार्य पर डॉक्टर नरेश मिश्र क्या कहते हैं? इन्होंने एक तालिका बनाई है जिसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाषा के जो प्रकार्य के प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये मानते हैं कि जो वक्ता है उसके माध्यम से जो भाव हैं वो व्यक्त होते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं? वो संपर्क क्षेत्र में आते हैं और संपर्क से वो श्रोता तक प्रचारित या प्रसारित होते हैं या श्रोता तक उनको पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर नरेश मिश्र मानते हैं कि भाषा के प्रकार्य को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो संपर्क क्या है, कौन सी भाषा है, कौन सी वाणी है, उसके माध्यम से सुनने वाले तक जो पहुंचाया जाए वो भाषिक प्रकार्य में आता है। यानी वक्ता की दृष्टि से भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रकार्य करती है। यानी जो वक्ता है उसकी दृष्टि से क्या है, जो भाषा है वो क्या होगी? अभिव्यक्त होगी। और संपर्क की दृष्टि से अगर देखें तो भाषा संप्रेषण का प्रकार्य करती है। यानी संप्रेषण क्या है? दूसरे तक पहुंचाना। और श्रोता की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो भाषा का प्रमाणिक कार्य कौन किसके माध्यम से होता है? श्रोता के माध्यम से। यानी जो सुनता है उसी पर उसका प्रभाव नजर आता है जो वक्ता ने कहा था, और ये किसके माध्यम से होता है? संपर्क के द्वारा होता है, यानी संप्रेषण के द्वारा ये कार्य पूरा होता है। डॉक्टर नरेश मिश्र भाषिक प्रकार्य के अगर हम देखें तो ये क्या मानते हैं? इन्होंने संपर्क, कोडीकरण और संदेश, भाषा के 3 प्रकार्य इन्होंने स्वीकार किए हैं। पहला क्या है? संपर्क है, दूसरा क्या है? कोडीकरण, और तीसरा क्या है? संदेश है। जो पाश्चात्य विचारक है रोमन याकोबसन, ये क्या मानते हैं? इन्होंने अभिव्यक्ति, इच्छा विषयक, अभिधात्मक और संपर्क द्योतक आदि भाषा के प्रकार्य स्वीकार किए हैं। तो ये अगर देखी जाए तो इन्होंने अगर बात करें तो इन्होंने जो है यहाँ पर मुख्यतः अभिव्यक्ति को आधार बनाया है, इच्छा विषयक जो बातें हमारी है यानी जो हमारी इच्छा है उसको आधार बनाया, अभिध्यात्मक और इसके साथ साथ संपर्क द्योतक, इनको भाषिक प्रकार्य इन्होंने स्वीकार किया है। जो डॉक्टर नरेश मिश्र है ये भाषिक प्रकार्य पर चिंतन करते हुए भाषा के साधन स्वरूप, व्यवहार नियंत्रण, परस्पर संपर्क, ज्ञानार्जन, आत्मोन्नति और काल्पनिक उड़ान अभिव्यक्ति आदि की चर्चा भी इन्होंने की है। किसने की है? डॉक्टर नरेश मिश्र ने की है। तो ये एक मोटी सी बात है जो आपको यहाँ पर समझनी है कि डॉक्टर नरेश मिश्र ने अपने जो विचार दिए हैं वो एक तालिका के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि भाषा का सबसे पहला जो वो है वो कौन है? वक्ता है, यानी कि जहाँ से उसका प्रारंभ होना है। तो ये वक्ता क्या है? अभिव्यक्ति है। और दूसरा क्या है? संपर्क क्या है? संप्रेषण है। और तीसरा क्या है? यहाँ पर श्रोता है, जहाँ पर कि भाषा प्रमाणिकता को प्राप्त करती है। उसके बाद नरेश मिश्र ये मानते हैं कि इसके 3 प्रकार्य हैं, और रोमन याकोबोसन इसके अलग विचार देते हैं। वो ये अभिव्यक्ति, इच्छा विषयक, अभिधात्मक, संपर्क द्योतक आदि विचारों को इन्होंने भाषा प्रकार्य पर चिंतन करते हुए व्यक्त किया है। तो ये आप परिभाषा के तौर पर इनको शामिल कर सकते हो। अब अगर संक्षेप में बात करें कि भाषा के मुख्य प्रकार्य कितने हो सकते हैं या किस प्रकार से उनको विवेचित किया जाता है, तो उनको हम बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला भाषा का प्रकार्य क्या है? प्रकार्य मतलब कार्य, यानी क्या उद्देश्य है, भाषा का प्रयोग क्यों किया जा सकता है।
सबसे पहला क्या है, सूचना संप्रेषण का प्रकार्य या सूचना संप्रेषण के लिए। देखिए भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस लिए किया जाता है, सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। इसका मतलब क्या है कि भाषा ही वक्ता और श्रोता के मध्य कोई सूचना को संप्रेषित करती है, यानी एक वक्ता है और दूसरा क्या है, श्रोता है। वक्ता की जो वाणी है वो श्रोता तक कौन पहुंचाएगा, भाषा के माध्यम से ही वो पहुंचेगी। इसी के द्वारा ही जो सभ्य मानव जाति है वो परस्पर विचार विनिमय करते हैं, या आपसी विचारों का जो आदान प्रदान है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। अगर हम देखें तो अगर भाषा नहीं हो तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना इतना ज़्यादा सरल नहीं होगा। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे भाषा का विकास होता जा रहा है वैसे ही वैसे सूचना संप्रेषण का कार्य भी आसान होता चला जा रहा है। दूसरा हम पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, भावाभिव्यक्ति, यानी भावों को अभिव्यक्त करने का जो प्रक्रिया है वो भी किसके माध्यम से किया जाता है, भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। अपनी जो मानव है वो अपनी योग्यताओं को, अपनी कुशलताओं को या अपने भावों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त करता है, भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। हम अगर देखें बड़े बड़े राजनेताओं की अगर बात करें, लेखकों की बात करें, या जो वैज्ञानिक है उनको अगर हम देखें, या हम किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर हम उन विचारों को जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना होगा। चाहे हम किसी राजनेता की भाषण की अगर बात करें, और राजनेता जैसे रैलियाँ निकाली जाती है उसमें अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तो किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से करता है। उसी प्रकार जो हमारा साहित्य है जिसमें अनेक विधाएं हैं, चाहे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, उसमें भी तो जो लेखक हैं वो तत्कालीन समाज के भावों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, भाषा को आधार बनाकर ही उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो भावाभिव्यक्ति का प्रकार्य भी भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तीसरा यहाँ पर हम बना सकते हैं प्रभावात्मक, यानी प्रभावात्मक प्रकार्य क्या होगा कि कभी कभी जो बोलने वाला है वो श्रोता को प्रभावित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। यानी जब यहाँ पर भाषा का प्रयोग केवल संप्रेषण के लिए नहीं होता बल्कि प्रभाव छोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए होता है, या कॉलेज स्कूल में किसी खास प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो प्रभावात्मक अभिव्यक्ति होती है, यानी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, जिससे कि सुनने वाले श्रोता पर एक विशेष प्रभाव छोड़ा जा सके। या जैसे आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं, या धर्म गुरुओं के द्वारा जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो आयोजन किया जाता है, संबोधन दिया जाता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्रभावात्मक प्रकार्य के अंतर्गत आता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, ज्ञान विज्ञान का अर्जन, ये भी भाषा प्रकार्य के अंतर्गत है। ज्ञान विज्ञान का अर्जन, यानी अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आज का युग कैसा है, वैज्ञानिक युग है। जैसे अलग अलग ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जैसे विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर है, या धर्म, राजनीति आदि से जुड़े हुए जो विषय हैं, इसके साथ साथ जो न्याय से जुड़े हुए विषय हैं, विधि से जुड़े हुए विषय हैं, तो उनसे अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से ही करेंगे। या किसी भी विषय से अगर आधुनिक जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो वो किसके माध्यम से हम अर्जन करेंगे, भाषा के माध्यम से ही हमें वो अर्जन करना होगा। इसके बाद आता है आपसी संपर्क। ये भी एक प्रमुख प्रकार्य है, आपसी संपर्क, यानी आपस में संपर्क स्थापित करना। देखिए आपसी संपर्क की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अगर देखें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने साथी की आवश्यकता होती है, उसे अपने समाज में मित्रों की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, अपने सगे संबंधियों की आवश्यकता होती है। ऐसे रिश्ते संबंध बनाने के लिए उसे आपसी संपर्क स्थापित करना पड़ता है। तो ये आपसी जो वार्तालाप है या जो आपसी संपर्क स्थापित करने के लिए जो आपसी विचारों का संप्रेषण है वो किसके माध्यम से होगा, भाषा के माध्यम से ही। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा का एक प्रमुख कार्य क्या है, आपसी संपर्क की स्थापना करना। उसके बाद आ जाता है आत्म विकास, यानी स्वयं के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा का प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि हम चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें
अपना विकास करना है तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होगा। अपने अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमें करना होगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा सफल डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टीचर है, शिक्षक है, वो अपनी भाषा की प्रवीणता के कारण ही समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है या पहचान बना सकता है। और जब उसमें ये विशेषताएं होगी, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए या अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, स्वयं पर ही तो पड़ेगा। यानी स्वयं का विकास करने के लिए भी हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है या भाषा के माध्यम से ही। जैसे हम हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं, तुलसी को पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं, इनको जब हम क्यों पहचानते हैं, इनकी भाषा प्रवीणता के कारण, क्योंकि इन्होंने अच्छे साहित्य की रचना की। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, यानी अपने आप को अभिव्यक्त किया। और किसका विकास हुआ, स्वयं का विकास हुआ। तो यहाँ पर हम अगर देखें, आत्म विकास के लिए भी भाषा प्रकार्य सर्वश्रेष्ठ माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन पॉइंटों के माध्यम से आप इस प्रश्न को विस्तार दे सकते हैं। अंत में आप निष्कर्ष ज़रूर लिखें। निष्कर्ष में आपको क्या बताना है कि भाषा के प्रकार्य किस तरह से कार्य करते हैं, कि भाषा के अनेक प्रकार्य हैं। अनेक विद्वान अलग अलग तरीके से इसको व्याख्यायित भी करते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो मानव जीवन का आधार है। भाषा के माध्यम से ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। बिना भाषा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में भाषा के अनेक प्रकार्य हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, या जिससे हम अपने जीवन को सरलतम बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं या उनका सहारा हम लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे कि भाषा क्या है, उसके बाद आप बताएंगे कि नरेश मिश्र किसको मानते हैं, या जो रोमन याकोवसन है वो किसे भाषा अभिव्यक्ति का या प्रकार्य का मुख्य कौन कौन से बिंदु वो स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो भाषा के जो प्रमुख प्रकार्य है उनको संक्षेप में कैसे विवेचित किया जा सकता है, इन बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले सूचना संप्रेषण, फिर भावाभिव्यक्ति, फिर प्रभावात्मक ज्ञान विज्ञान का अर्जन, आपसी संपर्क, और उसके बाद आत्म विकास के द्वारा। यह आत्म विकास भी इसका एक प्रमुख प्रकार्य है। तो ये आप पॉइंट बनाकर इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सही से अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।